विकासनगर में गहरी खाई में गिरी कार, 2 महिलाओं और बच्चों समेत 6 की दर्दनाक मौत। एक की हालत गंभीर। हिमाचल के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये सभी लोग। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन। विपक्ष ने उठाए भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल। विपक्ष ने कई मुद्दों पर किया सदन में हंगामा। देहरादून में कोविड-19 कर्मचारियों का विधानसभा कूच। स्वास्थ्य विभाग में फिर समायोजित करने की मांग। 241 दिनों का धरना, 110 दिनों से भूख हड़ताल। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संजय गुंजियाल संघ की बैठक। सुरक्षा बलों की मतदाता सूची अपडेट करने के निर्देश। डोईवाला में ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार। 7 साल बाद भी नहीं हुआ सड़क निर्माण। सनगांव और नई कला और सिंधवाल गांव के ग्रामीण विरोध में उतरे। त्योहारी सीजन को देखते हुए सख्त हुई सरकार। हरिद्वार में एफएसडब्ल्यू वैन से की गई दूध की सैंपलिंग। लोगों को मौके पर किया गया जागरूक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के चक्राता इलाके में बुधवार को बड़ा रोड एक्सीडेंट सामने आया। जानकारी के अनुसार चक्राता के त्यूड़ी में एक ऑल्टो कार बेकाबू होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है और एक व्यक्ति के घायल होने की खबर। मृतक हिमाचल प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित करीब 7 लोग सुबह हिमाचल के पंद्राड़ू से त्यूड़ी के लिए ऑल्टो कार में सवार होकर निकले थे और त्यूड़ी अटाल मोटर मार्ग से गुजरते हुए एक ऑल्टो कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 6 लोगों के शव को बमुश्किल गहरी खाई से बाहर निकाला है। तो चक्राता में ये दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी और इसकी गहराई करीब 500 मीटर बताई जा रही है। बेहद दुखद और दर्दनाक हादसे की ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें 6 लोग काल के गाल में समा गए। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। किसी तरह बामशक्कत इन शवों को बाहर निकाला गया है। तो भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर सामने आई। एक गंभीर रूप से घायल, जिसका इलाज जारी है। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और फरवरी का महीना भी करीब करीब बीत गया है। मार्च महीने में प्रवेश करते ही कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और ऐसे में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशियों पर मंथन भी शुरू कर दिया है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही दोनों ही दल उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। बीजेपी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 दावेदारों का पैनल तैयार किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में प्रत्याशियों का टोटा देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा कोई भी बड़ा नेता इस समय चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ईडी की जांच से घिरे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी की बात करें तो भाजपा अपने विरोधी दलों से प्रत्याशियों के चयन पर भी आगे निकल रही है। भाजपा की स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में 55 दावेदारों की सूची तैयार की गई है। बैठक में चर्चा के बाद इन नामों को शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। जल्द ही शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। भाजपा ने प्रत्याशियों का पैनल तय करते समय पार्टी की ओर से स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय, सामाजिक संतुलन और रणनीतिक दृष्टि से विचार विमर्श के बाद पैनल तैयार किया है। हर क्षेत्र में जो हमारा प्रेक्षक लोग गए थे, उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं लगभग अधिकतम 8 से 9 की संख्या है और मिनिमम 5 से 7 की संख्या है। प्रत्याशी हमारे यहाँ बहुत प्रभावी रूप से जब पर्यवेक्षक गए तो उन्होंने सारे विषय चर्चा की। प्रथम वरीयता पूछी, द्वितीय वरीयता पूछी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उस आधार पर निर्णय हुए हैं और हल्के निर्णय हमारे दल में होते नहीं है। बड़े प्रभावशाली नाम आए हुए हैं, सब प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं और उनका अपना क्षेत्र में आधार है।
5 लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले और इन सब लोगों ने एक एक गांव उस टाइम गोद लिया था। आप इनसे इतना पूछ लीजिए कि आपने जो गांव गोद लिया था, क्या उस गांव की जो स्थिति है वो सुधरी है? मैं अगर उत्तराखंड में मैं जिस जिले को बिलोंग करता हूं, पौड़ी गढ़वाल, वहां पे हमारी विधानसभा श्रीनगर में एक गांव तीरथ सिंह राव जी ने गोद लिया था, सिरतोली गांव है। उस गांव में आज भी सड़क के बुरे हाल हैं, शिक्षा के बुरे हाल हैं, पानी के लिए लोग सुबह 5 बजे मतलब वहाँ पे लाइन लगा देते हैं कि पानी भरने के लिए दूसरे गांव जाते हैं। आपको बता दें कि भाजपा के सबसे ज्यादा 11 दावेदार टिहरी सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 5 दावेदार हरिद्वार और अल्मोड़ा सीट पर हैं। वहीं एक तरफ जहां भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में प्रत्याशियों का टोटा देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अलावा कोई बड़ा नेता इस समय चुनावी मैदान में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ईडी की जांच में घिरे हैं, तो वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मैं प्रीतम सिंह चुनाव लड़ने से नहीं डरता, लेकिन मैं आपको कहते कहते थक गया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अध्यक्ष जी भी अगर कह रहे हैं तो मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ, भाई जिस व्यक्ति के लिए आपने व्यू रचना की है, भाई चक्रव्यूह अर्जुन तोड़ते थे कि नहीं तोड़ते? अभिमन्यु अपरिपक्व थे, तो चक्रव्यूह तोड़ते हुए जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई आप सबके सामने। देखिए, अध्यक्ष जी ने जिस प्रत्याशी के लिए सारी व्यू रचना की है, तो उसको वो लड़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारी पार्टी भी लगातार हमारी बैठकें जारी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकें हो गई हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें वहां पर रखी और जो सबसे उत्तम समझ में आएगा स्क्रीनिंग कमेटी को और हमारे सीनियर नेताओं को, उस पर निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन इससे झलकता है कि जो है वो लगातार कांग्रेस के ऊपर जो है टिप्पणी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देनी चाहिए और अपने घर में जो है एका और एक राय बनानी चाहिए, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम तय हुआ था 28 तारीख का, आज उनको देहरादून में होना था। 5 सीटें हम जीत रहे हैं और जो भी अन्य पार्टियां अन्य दल हैं, जरूर विपक्ष सशक्त होना चाहिए, लेकिन उनको अपनी जमानत बचाने लायक वोट मिल जाए तो ये उनका सौभाग्य होगा। कुल मिलाकर चुनाव के लिए समय बेहद कम है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा में जहां 5 सीटों के लिए 55 दावेदार सामने आए हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास भाजपा को टक्कर दे पाने की स्थिति वाले दिग्गज उम्मीदवार ही नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा के सिटिंग सांसदों के टिकट कटेंगे? आखिर भाजपा मात्र 5 सीटों कैसे समीकरण बैठा पाएगी? आखिर कांग्रेस कैसे बिना दिग्गज नेताओं के चुनावी दंगल को जीत पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और इस दौरान सदन में प्रश्नकाल के वक्त न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वहीं विपक्ष ने सरकार के मंत्रियों के होमवर्क पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। विधायकों के मंत्रियों के द्वारा सवालों के जवाब न देने पर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा है कि सदन में प्रश्नकाल में विधायकों के जवाब मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि सरकार के मंत्रियों को प्रदेश की खबर ही नहीं है, उनको प्रदेश के मुद्दों का पता ही नहीं है। कांग्रेस के चक्राता से 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह ने भी मंत्रियों के द्वारा जवाब न देने पर मंत्रियों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्र का दूसरा दिन है और जिससे माननीय मंत्रीगणों के जो होमवर्क है माननीय मंत्रीगणों का, उस पर कहीं न कहीं बहुत कमी दिखाई दे रही है। होमवर्क करके मंत्रीगण नहीं आते और सरकार सवालों के जवाब देने से बचती भी रही है। इसीलिए सत्र का स्वरूप को बहुत ही कम कर दिया गया है। ये पिछले सत्र में भी देखने को मिला और इस सत्र में भी जो माननीय
अध्यक्ष विधानसभा ने कार्यमंत्रा प्रश्नकाल में जो स्थिति देखने को मिल रही दर्शक दीर्घा से आप भी देखते हैं कि जो तैयारी मंत्रियों की होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। और अगर सप्लीमेंट्री प्रश्न जो है पीठ अगर के पूछ लीजिए तो शायद ही किसी प्रश्न का जवाब मिल पाए। तो इससे सरकार का प्रदर्शन जो है वो दिखाई देता है कि कितना लचर है। खबर देहरादून से है। नैनीताल जिले के बिंदुआ खत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने और इसकी तरह अन्य दर्जनों ऐसे खत्तों गोटों को वन भूमि अतिक्रमण अघोषित के नाम पर बेघर किए जाने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा कूच किया। हरीश रावत के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने नेताओं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने भी भाग लिया। और इस मौके पर हरीश रावत ने कहा है कि 100 साल से ज्यादा के इतिहास के साथ गोट खत्ते आदि तराई के भाबर में बसे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों ने बंजर भूमि को आबाद किया जो हजारों की संख्या में है। इन सब गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जाने की मांग को लेकर उन्होंने आज सरकार को जगाने की कोशिश की और इसी के चलते ये विरोध किया गया। गांवों को भी राजस्व गांव घोषित किया जाने की मांग की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। सौ साल से ज़्यादा के इतिहास के साथ हमारे गोट खत्ते आदि तराई भावर में बसे हैं और यहाँ गांव-गांव से आए हुए भूमिहीनों ने, गरीबों ने, दलितों ने, शिल्पकारों ने अपने वहाँ बसे और उन बंजर भूमियों को आबाद करना शुरू किया। वहाँ पर अपने पशुपालन किया, खेतीबाड़ी की और ये हज़ारों की संख्या में हैं जिनमें आप अंदाज लगा सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा की आबादी वाला बिंदु खत्ता है। ऐसा ही बग्गा चौवन, ऐसा ही सुंदरखाल, ऐसे ही जो है चुकम अतिक्रमण के नाम पे बिंदु खत्ता को खतरे में डाली। अभी 2 महीने पहले ही जिला अधिकारी की रिपोर्ट में फिर उसको जो है अतिक्रमण दिखाया गया है जो निश्चित ही निंदनीय है। 2006 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने खत्तों के लिए वन गांवों के लिए एक नया अध्यादेश पास किया था जिसमें कहा था कि राज्य सरकारें इनके प्रस्ताव बनाकर भेजे, डिफॉरेस्टराइजेशन कराए और इन इलाकों को जो ऐसे क्षेत्र हैं इनको चिन्हित करके इनको पक्का किया जाए, इनको ग्राम सभा का या छोटी पंचायतों का जो है स्वरूप दिया जाए। लेकिन अफसोस है बीजेपी उस रास्ते पे नहीं चल रही। 2006 का जो अध्यादेश है उसका पालन न करते हुए गरीबों को घर उजाड़ने की कोशिश करी जो निश्चित ही निंदनीय है। खबर हल्द्वानी से है जहां केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने प्रेस वार्ता की और बताया कि जमरानी बांध अब जल्द ही धरातल पर बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि जमरानी बांध परियोजना की सारी दिक्कतें दूर होने के साथ ही टेंडर भी आमंत्रित हो गए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द जमरानी बांध के शिलान्यास किए जाने को लेकर आग्रह किया है। साथ ही राज्य सरकार ने भी जमरानी बांध को लेकर इस वर्ष के बजट में प्रावधान किया और इसके अलावा बीते मंगलवार को जमरानी बांध का टेंडर हो गया, जल्द ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हो रही राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस इस समय देश में अस्तांचल की तरफ है, उसका सूरज डूब चुका है, लिहाजा कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ सी मची है। और अभी कांग्रेस इस समय पश्चिमांचल की ओर है, यानी कि सूरज डूब रहा है, उनका अस्तांचल की ओर है। ठीक है ना, पूरब में उदय, पश्चिम में अस्त, तो इसलिए उधर को जा रही है। तो अस्तांचल में है तो मैं समझता हूँ कि यही नहीं देश के सारी खलबलाहट है, घबराहट है कांग्रेस में। जो अच्छे लोग हैं भगदड़ मची हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में सेवारत रहने वाले कोविड-19 कर्मचारियों का आज विधानसभा में कूच हुआ और इसको लेकर कोविड-19 कर्मचारी संतोष राणा ने कहा है कि कोरोना काल में जान
जोखिम में डालकर सेवा देने का हमें ये सिला मिला। 241 दिनों से हम धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। बीते 110 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने पर विवश हैं और ये भी कहा कि हमारी केवल एक ही मांग है कि हम 900 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में पुनः समायोजित किया जाए, जिससे हम अपनी बदतर होती आर्थिक स्थिति को और बेहतर कर सकें। सबसे बड़ी है सर, 241 दिनों से हमें धरना स्थल मिल रखा है, वो भी वो दौर में काम करके कि जब हम अपनों को नहीं छोड़ रहा था। उस कोविड दौरान में हमने काम करा, उस कोरोना के दौरान हमने काम करा जब अपनों को नहीं देख रहा था, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि कोरोना था, महामारी, प्राण जा रहे थे उससे। तो हमने अपने घर बार छोड़ के हम उस आग में कूदे। उस कोरोना में काम करने के बाद 3 साल लगातार काम करने के बाद आज हमें ये मिल रखा है। 110 दिन की हमारी लगातार भूख हड़ताल चली, 241 दिन हमें लगातार हो चुके हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें स्वास्थ्य विभाग में समायोजन कर दिया जाए, हमारी रोजी रोटी चलाइए। सरकार किस लिए बनी है? केवल रोजी रोटी चलाने के लिए, रोजगार देने के लिए। हमारा रोजगार छीना जा रहा है। खबर देहरादून से है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से कराए जाने की तैयारियों को लेकर महानिरीक्षक IDPP संजय गुंज्याल के साथ बैठक की और मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने तय समय सीमा पर फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर फोर्स उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है और कहा है कि सुरक्षा बलों और उनके परिजनों को 100% मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाना है और इसके लिए शीघ्र सुरक्षा बलों की मतदाता सूची आदि को अपडेट करने और के लिए अनुरोध भी किया गया। इस अवसर पर IG संजय गुंज्याल ने बताया कि 2024 को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। डोईवाला से खबर। डोईवाला में सनगांव के लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़क विहीन सनगांव, नाहीकला और सिंधवाला गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करते हुए सीमा पर चुनाव बहिष्कार का नोटिस बोर्ड लगाकर राजनीतिक दल के लोगों से वोट मांगने गांव में न आने का निवेदन किया है। गांव के लोग बोले, सड़क के अभाव में हमारे यहां रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलने से गांव खाली हो गया। मजबूर होकर गांव के लोगों को चुनाव बहिष्कार करने का फैसला लेना पड़ा। ग्राम पंचायत के प्रधान हेमंती रावत, BDC अतुल पुंडेर और सामाजिक कार्यकर्ता पुनीत रावत के साथ तमाम ग्रामीणों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। नाराजगी जैसे आप पहले पूर्व में भी आप अवगत हैं, हमने SDM महोदय को भी अभी ज्ञापन भेजा था कि भाई हमारी रोडों का संज्ञान लिया जाए, अन्यथा हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो जो हमारा ज्ञापन है, ज्ञापन दिए हुए भी 1.5 महीने से ऊपर हो चुका। कोई शासन प्रशासन उस तरफ सूद लेने को लिए तैयार नहीं है। आप खुद पहले भी चल के जैसे देख के आए हैं आप भी कि हम लोगों का जो सड़क की समस्या है वो कितनी विकट है। बच्चों को स्कूल में आने जाने के लिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं। आज तक हमारे यहाँ सड़क नहीं, आपने स्थिति देखी होगी। और आपके माध्यम से यही सभी नेताओं को कहना चाहते हैं, BJP हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में वोट मांगने ना आए। हमने बिल्कुल पूर्ण बहिष्कार कर लिया है ताकि सड़क नहीं, हमारी समस्या को दूर करें, तभी जाके हमारे यहाँ वोट मांगना है। बहुत है, हॉस्पिटल भी 10 या 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। कभी पहाड़ों से आना पड़ता है तो रास्ते भी नहीं है, घोड़े या 4-5 रुपये करके उसमें लाना पड़ता है हमें। लड़कियों की शादी होती है तो वो भी डिमांड पहले हो जाती है कि वेडिंग प्लान में करो, कोई आने को तैयारी नहीं होता ऊपर, कैसे करें? बढ़ते आगे, लक्सर में आगामी मार्च माह को देखते हुए ऊर्जा निगम ने वसूली की रणनीति तैयारी कर ली है। ऊर्जा निगम में ई ने लक्सर की सभी तीनों सब डिवीजन के ई और जेई को वसूली के निर्देश दे दिए हैं। 15 मार्च से पहले बड़े बकाये वाले जो लोग हैं उनके यहाँ वसूली का निर्देश दिया गया है। जो कनेक्शन है उन्हें काट कर RC की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष के अंत में सभी विभाग राजस्व वसूली में जुट जाते हैं और बुधवार में ऊर्जा निगम के SK गुप्ता ने लक्सर, भुट्टीपर और रायसी सब डिवीजन में ई और जेई को राजस्व वसूली के निर्देश दिए हैं। करीब 10,000 से ऊपर के घरेलू और 2500 से ज्यादा के कॉमर्शियल कनेक्शन से 15 मार्च तक पूरा बिल जमा कराएं, नहीं तो उनके कनेक्शन काटकर RC की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। नहीं कराई जा रही है और कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रोजाना के जो हैं, जो 50,000 से जो है ऊपर के बकायेदार हैं बड़े, उन पे आए दिन जो है कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रेवेन्यू का जो है ऊपर से प्रेशर है,
शासन की तरफ से कि भाई जो है किसी भी हालत से जो है पैसा वसूल करना है। यूपीसीएल ने 400 करोड़ रुपए के लगभग का जो है ब्याज पे पैसा उठाया है 1 मंथ के लिए, इसीलिए कि जो है भाई पैसा जो है सप्लाई हमारी मेंटेन बनी रहे। पैसा नहीं आएगा तो सप्लाई भी कहाँ से मेंटेन हो पाएगी। सार्वजनिक सूचना की जाए, सूचनाओं के लिए ढोल नगारों से सभी को सूचित करा जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये गांव-गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, शहर में कैंप लगाए जा रहे हैं और बाहर से भी टीम के द्वारा चेकिंग करवाई जा रही है। उसके साथ में कनेक्शन काटे हुए जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ जो है FIR भी की जा रही हैं। पेपर पे भी दिया गया है कई बार का जो है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 55 दावेदारों का पैनल तैयार किया है और स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद इन नामों को शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और इस दौरान लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से चर्चा की गई। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। प्रत्याशियों का पैनल तय करते हुए समय पर पार्टी की ओर से स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय, सामाजिक संतुलन, रणनीति दृष्टि से विचार विमर्श किया गया। सबसे ज्यादा 11 दावेदार टिहरी सीट पर हैं और सबसे कम 5 दावेदार हरिद्वार अल्मोड़ा सीट पर हैं। बीजेपी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। हर क्षेत्र में जो हमारा प्रेक्षक लोग गए थे उनके द्वारा जो नाम दिए गए हैं लगभग अधिकतम 8 से 9 की संख्या है और मिनिमम 5 से 7 की संख्या है। प्रत्याशी हमारे यहाँ बहुत प्रभावी रूप से जब पर्यवेक्षक गए तो उन्होंने सारे विषय चर्चा की। प्रथम वरीयता पूछी, द्वितीय वरीयता पूछी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उस आधार पर निर्णय हुए हैं और हल्के निर्णय हमारे दल में होते नहीं हैं। बड़े प्रभावशाली नाम आए हुए हैं, सब प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं और उनका अपना क्षेत्र में आधार है। ऐसे उन नामों को लेकर हम सेंट्रल पार्लियामेंट। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें 6 IPS अफसरों का तबादला किया गया है। यूपी के 6 IPS अफसरों का तबादला। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। सुनीता सिंह कमांडेंट 17वीं PSC वाहनिया कानपुर नियुक्त की गई हैं। अनूप कुमार सिंह SP अमेठी बनाए गए हैं। तो एक बड़े फेरबदल की तस्वीर सामने आ रही है। रवि कुमार 11वीं वाहिनी PSC सीतापुर में नियुक्ति। रवि कुमार 11वीं वाहिनी PSC सीतापुर में नियुक्ति की गई है। तो 6 IPS अफसरों के तबादले की ये लिस्ट सामने आ रही है। अविनाश पांडे का भी तबादला किया गया। अतुल शर्मा आगरा की कमिश्नरी की जिम्मेदारी DCP बनाए गए हैं। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।